हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग भी देख रहे हैं आप। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, देख रहे हैं आप, एक एक करके चलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं। तो ये संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? क्या कहेंगे हम उसको? आंसर होगा इसका फारस की खाड़ी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको सही बताएं। तो ये ध्यान रखना है, फारस की खाड़ी। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। और द हिंदू ने वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण अखबार है, उसके हवाले से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है यानी आईएमओ, तो उसका ये कहना है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से फारस की खाड़ी, वहाँ पर लगभग 20,000 नाविक यानी कार्गो शिप के जो क्रू मेंबर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी भयानक स्थिति हुई है। ओके, तो इस तरह के जो जहाज है ना, जो देख रहे हैं आप, तेल टैंकर है ये, ऐसे मतलब सैकड़ों की संख्या में फारस की खाड़ी में पड़े हुए हैं। अब ये फारस की खाड़ी है कहाँ पर, एक बार एग्जैक्ट आप समझ लीजिए चीज़ों को। प्यारा भारत है अपना, और ये जो है पश्चिम एशिया है, या कहें जो अमेरिका और यूरोप के लोग कहते हैं इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक है, फारस की खाड़ी अंग्रेजी में कहेंगे पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ जो है ना वो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक है। यहाँ पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। तो इसके इस तरफ है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और इसके इस तरफ है ये गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर हो गई बात? तो अब क्या है कि जो युद्ध हुआ है, ईरान ने क्या किया, ये यहाँ पर इस इलाके को चोक कर दिया है, और उसने समंदर के अंदर में यहाँ पर बहुत सारी सुरंगे, बारूदी सुरंगे बना रखी हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जो भी जाता है अगर जहाज बिना परमिशन के, तो वो नष्ट हो जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब चूंकि यहाँ पर सैकड़ों जहाज हैं और 20,000 से ज्यादा जो क्रू मेंबर्स हैं जहाज में वहीं फंसे हुए हैं, वहीं खाना पानी अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और वहीं पर ये पड़े हुए हैं इस जगह पर इस तरीके से। ठीक है, ये एग्जैक्ट फोटो नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल है जहां पर बहुत सारे जो जहाज हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आप देखिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो पूरा संकटपूर्ण हो गया है। अगर भौगोलिक स्थिति को एग्जैक्ट समझेंगे तो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ जो है ना वो पश्चिम एशिया के 8 देशों से घिरा हुआ है। एग्जामिनेशन में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देश इसके आसपास में हैं। ओके, तो एक तो ईरान हो गया, नंबर 1 कंट्री हो गया। दूसरा इराक हो गया, इराक का ना छोटा सा मुहाना है यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ में आता है। ठीक है, तीसरा ये कुवैत हो गया। चौथा सऊदी अरेबिया हो गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, पांचवा हो गया यहाँ पर ही छोटा सा देश है बहरीन। क्लियर होगी बात? फिर ये है कतर। ओके, उसके बाद फिर यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और ओमान भी है। आप कहेंगे ओमान तो इस तरफ है। ओमान जो है ना उसकी जो सीमा है वो यहाँ खत्म होती है, फिर यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी ओमान का ही हिस्सा है, और बीच में यूएई है। तो इतने सारे देश जो है ना वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये लगभग 8 दिए देश हो गए। ओके, तो ये सारे के सारे देशों से ये घिरा हुआ है फारस की खाड़ी, 8 देशों से। ओके, और सकरा सा छोर है यहाँ पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान ने बाधित किया हुआ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके बाद क्या है, ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, ये यहाँ पर ये हो गया एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो जहाज हैं वो आ जा रहे हैं। तो यूएई कई बार क्या कर रहा है, यहाँ पर जो उसके पोर्ट है यहाँ से ऑयल गैस ये भी सप्लाई कर रहा है। तो गल्फ ऑफ ओमान का जो ना उसकी जो सीमा है वो किन देशों से लगती है, अगर ओमान की बात करें तो ईरान हो गया, ये ओमान हो गया, ये यूएई हो गया, और कुछ हिस्सा बहुत संकरा ये पाकिस्तान का भी आता है। ठीक है, तो मैपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अच्छा आप देखिए इसका क्या असर हुआ है इसके चौक होने की वजह से। और यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में या कहीं कुछ हजार
जो जहाज फंसे हुए हैं, इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गया है एक तरह से। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कई चीजें हैं, केवल ऑयल और गैस ही नहीं है। ऑयल और गैस तो यहाँ फंसा हुआ है, और दुनिया जो है ज़्यादातर ज़रूरतें हैं अपनी, जैसे भारत भी, वो अलग अलग स्रोतों से मंगवा रहा है। लेकिन यहाँ पर उर्वरक के जो उत्पादन होते हैं इन सब इलाकों में, अब वो भी आना जाना ठप हो गया है। तो दुनिया में आने वाले वक्त में उर्वरक का संकट वैश्विक रूप से होने वाला है, क्योंकि ये पूरा रास्ता चौक हो गया। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा था जो कि आपने समझ लिया, जान लिया। ओके। अच्छा, एक और बात कई लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं, मतलब डेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कोई क्यों नहीं यहाँ के जो जहाज जो फंसे हुए हैं वो मतलब चुपचाप इधर से पार कर जा रहे हैं। कभी कभी कुछ खबरें आती है ना कि ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया और उसका चुपचाप से पास कर गए, लेकिन कभी कभी उसके बाद नतीजा ये होता है, ईरान वहां से एक मिसाइल दागता है और उस जहाज को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, आप देखिए कि जो भी जहाज है उस पर जो ऑयल लगा लदा हुआ है या गैस लदा हुआ है या जो जो भी सामान है, उसकी बीमा होती है। ठीक है, इंश्योरेंस होता है। तो अब इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उसके बिना सामान नहीं आ जा सकता है। तो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर इन सब जहाज़ों को इंश्योरेंस देने से मना कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो जाएगा और जहाज नष्ट हो जाएगा और भारी रकम, करोड़ों रुपए बीमा कंपनी को देने पड़ेंगे। तो एक तरह से वार का दूसरा असर ये देखने को मिल रहा है। इसका असर क्या होगा? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। भारत में तो महंगाई अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ ही रही है। हाँ, हमें ऑयल, डीजल, पेट्रोल पे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बाकी चीजों पे अगर देखेंगे आप, हर चीज का महंगाई बढ़ने लगी है। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं इससे रिलेटेड। इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ किन देशों से घिरा हुआ है, जहां पश्चिम एशिया संकट की वजह से कार्गो शिप के में 20,000 से ज्यादा नाविक या क्रू मेंबर वो फंसे हुए हैं। तो इसमें से क्या आंसर होगा? कई सारी चीजें होंगी, आपको बताना होगा। तो मैंने अभी अभी अब बताया था आपको कौन सा है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और ये कैसे ऐसे याद नहीं होगा। उसको आपको मैप जब देखेंगे आप अपने गूगल पे, आप गूगल मैप है उस पे देखिए आप इन सब चीज़ों को, और वो समझिए, तब जाके ये समझ में आ जाएगा कि 8 देशों से ये घिरा हुआ है, और एक छोर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसे ईरान ने बाधित किया हुआ है, और सब ठप है, ये पूरा इलाका चौक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो है 5 अप्रैल को। और उद्देश्य क्या है इसका? तो जो लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता पैदा करना। अब आप देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय है। ये यूनाइटेड नेशंस ने नहीं इस दिवस को घोषित किया हुआ, बल्कि भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है ये दिवस। तो इसलिए ये जानना जरूरी है क्यों ये हम मनाते हैं। देखिए 1919 की बात है, 5 अप्रैल 1919। तो उस समय सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड कंपनी, उसने पहला स्टीम शिप, उसका नाम था एसएस लॉयल्टी। ठीक है, तो उसको मुंबई से लंदन के लिए पहली समुद्री यात्रा के लिए, या कहें भारत से कोई किसी भारतीय ने या भारतीय कंपनी ने पहली बार भारत से लेकर लंदन तक यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो है ना वो कमर्शियल जहाज उतारा था। लोग इसमें बैठ सकते थे और जा सकते थे लंदन तक। तो इसी की स्मृति में, इसी की याद में 1964 से यह दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो एसएस लॉयल्टी नाम था इसका, और ये 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से रवाना हुआ था लंदन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पहले सहकारी संगठन का नाम बताएं जिसका वार्षिक टर्नओवर 1 लाख के पार पहुंच गया है। पहली बार हुआ है ऐसा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा GCMMF, और ब्रांड का नाम क्या है? अमूल। GCMMF का फुल फॉर्म क्या होगा? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ओके, और ये न्यूज भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि अमूल क्रॉसेस 1 लाख करोड़ मार्केट, रिपोर्ट्स 11% ग्रोथ पिछले साल की तुलना में। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं उस, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहेंगे हम 25-26 में,
उस समय जो ग्रोथ इसकी रही है वो 11% रही है और टोटल टर्नओवर 1 लाख करोड़ का रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार करना। ठीक है, तो ये अमूल जो है ना वो मूलतः गुजरात के आनंद जो क्षेत्र है वहाँ का है और ये संघ है, फेडरेशन कहिए इसको। तो ये गुजरात के 18 जिला जो सहकारी संघ है उसके माध्यम से संचालित होता है। अब तो देश के ज़्यादातर राज्यों में ये संचालित किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसी संघों से जुड़ा हुआ है और इसके पास 1200 से अधिक तरह के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, पैकेजिंग पोर्टफोलियो है, बाजार में एक विशाल नेटवर्क है। और इस फेडरेशन का ये कहना है, यानी अमूल का जो मेन जो कंपनी है GCMMF, उसका ये कहना है कि जो लगातार नए नए उत्पाद दिए गए हैं, उपभोग का पैटर्न जो बदल रहा है उसके अनुसार जो चेंजेस किए गए उसकी वजह से इसका दायरा इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब जो है ये विस्तार इसका विदेशों में भी हो रहा है। यूरोप और अमेरिका में भी अमूल के प्रोडक्ट जो है ना वो भेजे जाने लगे हैं। और इस फेडरेशन के यानी अमूल जो ब्रांड है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोरधन भाई धमेलिया। उनका कहना है कि ये आंकड़े सहकारी मॉडल की मतलब इस बहुत बड़े मॉडल को एक तरह से दर्शाते हैं। 36 लाख किसान हैं, वो हर दिन 31 करोड़ लीटर दूध एकत्रित करते हैं और वो मतलब दूध को पूरे देश में, इसके अलावा दुनिया भर के देशों में, अब तो 50 से अधिक देशों में जो है ना वो ये सप्लाई किया जाता है। अमूल का दूध और जो प्रोडक्ट है वो सब सप्लाई किए जाते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और सहकारी को लेकर अगर कुछ लिखने को कहा जाए तो इस पर आप दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सहकारी जो संस्थाएं हैं उन सब का टर्नओवर के आधार पर जो टॉप 5 हैं भारत के, वो कौन कौन है। एक तो नंबर 1 है ये अमूल, उसका जो मूल फेडरेशन है, संघ है, उसका नाम है अमूल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वो जो है ना वो मार्केटिंग करता है। दूसरे स्थान पर टर्नओवर के क्षेत्र में अगर देखेंगे वो है क्या, वो है इफ्को। ओके, इफ्को का जो टर्नओवर है वो 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का है। और ये क्या काम करता है, ये जो है ना वो उर्वरक और कृषि उत्पादन, ये कृषि उत्पाद उससे रिलेटेड चीजें प्रोडक्ट तैयार करता है। दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से ये एक है। ठीक है, अगला क्या है, नेफेड। ठीक है, नेफेड का जो टर्नओवर है वो 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए का है और ये एग्री मार्केटिंग का काम करता है। फिर अगला अगला है क्रिब्को। ठीक है, नाम तो सुना होगा आपने, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका जो टर्नओवर है 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का है और उर्वरक का निर्माण करना ये है इसका काम। फिर अगला है क्या है, IPL यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड, 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। तो ये जो टॉप 5 जो सहकारी संस्थाएं हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो सहकारी क्षेत्र में जो या सहकारी जो संघ है उसकी सफलता की अगर कहानी लिखी जाएगी, इन 5 की बात जरूर होगी। एक कंपनी के तौर पर, बल्कि एक मतलब सहकारिता क्या है, मतलब उसके मालिक जो है ना बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मिलकर उसको संचालित कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीजें आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वैसे आप शार्प लर्निंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आज का PDF। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, बैच है। एक बेसिक है, दूसरा SPCS का है। और इसमें आपको पिछले 2 सालों के PDF, टेस्ट, वीडियो ये सब मिलेंगे। अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब वीडियो हालांकि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन PDF जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली है और मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब आपको इस मेंबरशिप प्लान के जरिए मिलेंगे। फ्लैश सेल चल रहा है, 1-2 दिन के लिए आया था लेकिन ये 1 हफ्ते हो चुके हैं। अब ये कभी भी समाप्त हो सकता है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी जो क्वार्टरली वीडियो आया था यूट्यूब पे, जनवरी से लेकर मार्च 2026 का करंट फर्स्ट, तो उसका पूरा PDF
अवेलेबल है इसी के ज़रिए मिलेगा, ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और गूगल प्ले से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है। कल मैंने रात को इस पर लाइव सेशन भी लिया था और काफ़ी डिटेल में बताया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा इस तरह से कि ईरान के किस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त F-15E फाइटर जेट के पायलट को रेस्क्यू करने के दौरान अमेरिका के 2 HC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए? आंसर क्या होगा? इस्फहान, ठीक है, इस्फहान। अब इसके बारे में आप चीज़ों को समझिए। इस्फहान जो है ना, ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और वो परमाणु सेंटर भी है। अपनी परमाणु सुविधाओं के कारण वो काफ़ी चर्चा में रहता है। अब हुआ यूँ कि अप्रैल में F-15E, ये जो फाइटर जेट देख रहे हैं ना, इसी तरह का, इसी मॉडल का एक फाइटर जेट जो कि उड़ान के ऊपर उड़ान भर रहा था ईरान की सीमा से 400 किलोमीटर अंदर इस्फहान के पास। तो ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसको टारगेट किया और इसको उड़ा दिया एक को। और इसमें 2 लोग होते, क्रू मेंबर होता है। एक तो पायलट होता है जो आगे संचर चला रहा होता है और इसके पीछे एक क्रू मेंबर बैठा होता है जिसका काम होता है हमला करना और नज़र रखना कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है और दुश्मन कहाँ पर हमला करना है, ये सब चीज़ों को देखना। अब क्या हुआ कि इस पर हमला हुआ तो दोनों जो हैं वो इजेक्ट हो गए, मतलब वो निकल गए। जब अटैक हुआ इस पर और लगा कि अब तो गिर जाएंगे, तो ऊपर निकल गए, पैराशूट से नीचे उतरे और इन दोनों ने मतलब खुद को सेफली रखा। तो पहले ही या कुछ ही घंटे बाद एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन दूसरे का पता नहीं चल रहा था। फिर दूसरे ने अपना जो सिस्टम है, ट्रांसपॉन्डर है, उसको बटन ऑन किया और सिग्नल भेजा अमेरिकी सेना को कि मैं यहाँ पर हूँ। और इसके बाद फिर वहाँ पर ईरान में, ये इस्फहान यहाँ पर है करीब इस लोकेशन पे, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर, विमान वगैरह ये सब गए और उस जगह पर पहुँचे इस तरीके से, ठीक है। और बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि 2 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जो एक एक विमान का कीमत $100 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। एक एक हेलीकॉप्टर की कीमत इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जब चल रहे गए वहाँ पर, एक विमान चूंकि 400 किलोमीटर है यहाँ से सीमा से, तो उसको फ्यूल की भी ज़रूरत थी। एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था उसको नीचे उतरना पड़ा और उसने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर पहले उतरा, उसने देखा कि हाँ ये ज़मीन समतल है और ठोस है ज़मीन, तो वहाँ पर उसको उतार दिया गया एक को। इसी दौरान चारों तरफ से IRGC, जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, वो पहुँच गई और उसने फायरिंग वगैरह शुरू कर दी। और ऊपर भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे जो फायरिंग कर रहे थे दुश्मनों को, मतलब अमेरिका के दुश्मन यानी ईरान के जो फौजी हैं उन सब पर। और ये बिल्कुल फायरिंग चल रही थी। इसी के दौरान उनको निकाला गया, जो रेस्क्यू किया गया पायलट को। लेकिन हुआ यूं कि आप ये नज़ारा आप देखिए, क्या ये नज़ारा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये विमानों के, हेलीकॉप्टर्स के, ये मतलब नष्ट हुए हेलीकॉप्टर, विमान, उन सब के जो अवशेष हैं वो दिख रहे हैं आपको। ये वीडियो है। तो अब हुआ यूं कि अब फायरिंग हो गई दूसरी तरफ से, तो कई ऐसी जगह पर रॉकेट लग गए जिसकी वजह से वो तुरंत उड़ान नहीं भर सकता, उसको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वो उड़ा और उसने मतलब सारे लोगों को उसी में रखे, कई सारे हेलीकॉप्टर आ गए, बहुत सारे। तो उसके बाद वो उड़ा ऊपर और उसके बाद जो जितने भी सामान थे उन सब पर अमेरिका के एयरफोर्स ने खुद ही मिसाइल दाग दिए इस पर। इतने मिसाइल दागे कि ये पूरा का पूरा विमान और हेलीकॉप्टर ये सब नष्ट कर दिया गया।
अब इसका फायदा क्या हुआ, क्यों अमेरिका ने खुद ही अपने विमान नष्ट कर दिए? क्योंकि ईरान के द्वारा जो फायरिंग हुई थी, ईरान के द्वारा जो रॉकेट छोड़े गए थे, उसकी वजह से ये उड़ने में अक्षम हो गया था। ठीक है, तो अगर उड़ने में अक्षम हो गया तो एक तरह से इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हमेशा छिपा कर रखना चाहता है अमेरिका, वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास मिल सकती थी। ईरान को देखिए कि 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस पर प्रतिबंध लगे हुए, अमेरिकी प्रतिबंध, इसके बावजूद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है कि इस युद्ध में उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन ने छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल और अमेरिका के। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर खुद ही अपने विमानों को मारकर और फिर निकला। ओके, अच्छा एक और बात यहाँ पर बताऊं आपको, ये जो पूरी स्थिति हुई, इसके दौरान एक खास तरह का शब्द काफी चर्चा में रहा, सेरे, SERE प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब सर्वाइवल, एविजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। मतलब कि जो भी जवान हैं, अगर उनको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर खतरा है, पकड़े जा सकते हैं, तो उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो खुद को बचा के रख सकते हैं। पूरा प्रोटोकॉल होता है कि जमीन पर जीवित कैसे रहना है, छिप के कैसे रहना है, और पकड़े जाने पर जानकारी नहीं देना है, मौका मिलने पर कैसे भागना है, ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है। तो करीब 36 से 48 घंटे के बीच में ये जो सैनिक था वो जीवित रहा, उसके बाद वो गया है। इस दौरान एक और चीज हुई है, क्या हुई है कि ये बताया गया है कि कई सारे जो IRGC के जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं, और कुछ क्रू मेंबर्स जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में थे, उनको भी गोलियां लगी हैं, वो घायल हैं, और कहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको रखा गया है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने ये जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने मैं दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा नज़ारा इस तरह का हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकार की 1890 के दशक की ऑयल पेंटिंग, कब की? 1890, उस समय की ऑयल पेंटिंग, और उसमें यशोदा और कृष्ण है, उसकी नीलामी हुई है 167.2 करोड़ रुपए में। वो बिकी है जो अब तक भारतीय कलाकृति के लिए हासिल की गई सबसे बड़ी कीमत है। ये आंसर क्या होगा इसका? राजा रवि वर्मा। ठीक है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है वो रिकॉर्ड प्राइस पर सेल हुई है। आज तक किसी भी भारतीय की पेंटिंग इतने कीमत में नहीं बिकी है। और ये बिक्री हुई है कहाँ पर? मुंबई में ये बिक्री की गई लाइव ऑक्शन के दौरान। और इसको परचेज किया है अरबपति उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइप्रस पूनावाला ने खरीदा है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। अब ये इस जो पेंटिंग है, इसके बारे में अगर हम कहें तो इसमें यशोदा वो गाय का दूध निकालते हुए दिखाया गया है उनको, जबकि बाल कृष्ण जो है वो दूध के पात्र की ओर जो है ना वो नजर, मतलब आते हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये कलाकृति पहले दिल्ली के एक निजी संग्रह का हिस्सा थी और अब ये नीलामी हुई है। अब सवाल होगा कि कौन थे राजा रवि वर्मा जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। आज जो आप मूर्तियां देखते हैं, आज जो भगवान की तस्वीरें देखते हैं हिंदू देवी देवताओं की, वो उनमें से ज्यादातर की जो कल्पना है ना, वो राजा रवि वर्मा का की ही देन बताई जाती है। ठीक है, उन्होंने ही कृष्ण, उन्होंने ही राम, उन्होंने ही अलग अलग देवी देवताओं को का पूरा चित्र बनाया था, और वो चित्र जो है ना वो इतने वक्त बाद भी वही परंपरा में आ गए कि राम का नयन नक्श जो था वो इस तरह का था, किताबों में था, ग्रंथों में लिखा था। ठीक है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, लेकिन इन्होंने उसको आकार दिया था। ओके, तो वही सब जो है ना वो आज भी ये है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है प्रश्न यहाँ पर? एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनियन यानी AIU, उसके द्वारा जारी सूची जो अप्रैल 2026 में जारी हुई, उसके अनुसार
डोपिंग उल्लंघनों के कारण अयोग्य घोषित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में सब कौन सा देश टॉप पर रहा है? सबसे ज्यादा अयोग्य घोषित किए गए डोपिंग की वजह से, डोपिंग में पकड़े गए कि डोपिंग किया हुआ है खिलाड़ियों ने, आंसर होगा भारत। और ये बहुत ही नेगेटिव टाइप की खबर आप देख रहे हैं भारत के लिए। मतलब भारत के एथलीट जो हैं वो, बहुत सारे एथलीट हैं जो कि अयोग्य घोषित हुए हैं। पहले केन्या हुआ करता था, अब भारत को देखने को मिल रहा है। और अगर देखेंगे, एक ग्राफिक्स भी मैं दिखा देना चाहता हूं कि 148 एथलीट सस्पेंड किए गए हैं। और ये रिपोर्ट अभी अप्रैल में आई है, अप्रैल 2026 में, लेकिन आंकड़े 2024 के हैं। इसके बाद पहला स्थान है भारत का, फिर उसका दूसरा स्थान किसका? केन्या का, फिर तीसरा स्थान है रशिया का। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनियन, उसने ये जो है ना डेटा जारी किया है। और अब ये डोपिंग होता क्या है और भारत के खिलाड़ी क्यों डोपिंग के मामले इतने सामने आ रहे हैं? देखिए, डोपिंग तो समझ लीजिए आप कि मतलब खेल जो है ना, खेल के प्रति ये माना जाता है ना कि आपकी जो नेचुरल पावर है आप उससे खेलें। ओके, आपने आर्टिफिशियल रूप से अपनी शारीरिक शक्ति, शारीरिक पावर, उसको बढ़ाने के लिए जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन लिया या दवाई ली, उन सब की लिस्ट बनी हुई है कि ये क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने वो इंजेक्शन या वो दवाई ले ली हैं तो फिर वो डोपिंग कहलाता है। ठीक है, डोपिंग का मतलब कि आपने आर्टिफिशियल रूप से अपने जो शारीरिक क्षमता है खेलने के लिए वो बढ़ाने की कोशिश की, वो एथलीट। अब ये पूरी बनी हुई है। भारत में एक और चीज़ है, कई चीज़ें हैं कि एक तो खिलाड़ी जो है ना वो जानबूझ कर ले लेते हैं, लेकिन ऐसे कम खिलाड़ी हैं। ज़्यादातर खिलाड़ियों का ये मानना था जो पकड़े गए, जो मतलब ये कुछ चूंकि टेस्ट होता है, ब्लड, यूरिन, ये सब टेस्ट होता है। हर खेल के पहले और बाद में ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके लिए नाडा है, वाडा है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो होता क्या है कि जैसे भारत की बात करें, आप जाइए दुकानों पर, आपका सिर दर्द हो रहा है, तुरंत दवा मिल जाएगी आपको। आपको पैर में दर्द हो रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहे हैं, आपने दवा ली और आपके दर्द खत्म हो गए। बुखार आया है, आपने ले लिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे दर्द निवारक दवाएं हैं, ऐसे बहुत सारे जो पावर बढ़ाने वाली, जो शक्ति ताकत बढ़ाने वाली जो दवाएं हैं, वो सब हैं। अनजाने में बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो ले लेते हैं दवा, बीमार पड़े और उनको दवा दे दी गई और वो बाद में टेस्ट में आ गया। एक एक साल के बाद टेस्ट में आ जाता है, ऐसी ऐसी दवाएं हैं। तो इसकी वजह से कई कई खिलाड़ी जो है ना वो कई दिनों तक, कई मतलब बहुत लंबे समय तक उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए भारत में डोपिंग टेस्ट की जो पॉजिटिविटी दर है वो 3.6% ये दर्ज की गई थी। ओके, डोपिंग टेस्ट मतलब कि जितने खिलाड़ियों का जो डोप टेस्ट किया गया, यानी ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया, उनमें से इतने प्रतिशत जो है ना वो पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो दर है ये वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि नाटा है, देखिए ये सब एजेंसी जो है ना, इन सब के कंट्रोल के लिए, जांच के लिए दो तरह की एजेंसियां होती है। एक होता है दुनिया के स्तर पे, वो वाडा होता है। ठीक है, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, और देश के स्तर पर नाडा होता है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो गया, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उसने 7,100 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए थे और उनमें से इतने परसेंट जो है ना पॉजिटिव पा लिए गए हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो सब इसमें पॉजिटिव पाए गए थे। ओके, जैसे कि अगर खिलाड़ियों के नाम हम बोलेंगे तो जो दुती चंद, जो काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी थी, 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ था दुती चंद, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तमिलनाडु की स्प्रिंटर शेखर धन लक्ष्मी, उनको 2025 में 8 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। मध्यम दूरी के धावक परवेज खान, उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और वो सस्पेंशन जुलाई 2030 तक चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में टूरिज्म इको टूरिज्म यानी इको पर्यटन उसको बढ़ावा देने के लिए किस जिले के वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया? आंसर होगा पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने 5 अप्रैल को ये पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर वहाँ पर पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये शिलान्यास किया है। इको पर्यटन केंद्र होगा वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व है उसी में। लागत इसकी 18 करोड़ के आसपास है और केंद्र मतलब एक सेंटर का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि वाल्मीकि नगर एक इको टूरिज्म फ्रेंडली रहे, डेस्टिनेशन हो और वहाँ जंगल सफारी ये सब की सुविधाएं हों, वहाँ टाइगर हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उसके चिउटाह और गनौली क्षेत्र में किस पक्षी या जानवर के लिए एक नवनिर्मित संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा गिद्ध। ठीक है, गिद्धों के लिए इन 2 जगहों पर, ओके, पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है इसको वीटीआर भी कहते हैं, तो वहीं पर गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ना वो स्थापित किया जा रहा है। करीब 1 करोड़ 20 लाख की लागत आ रही है। उद्देश्य यही कि जो गिद्धों की जो घटती हुई संख्या है वो चिंता का विषय है, क्योंकि गिद्ध को माना जाता है प्राकृतिक जो है ना सफाई कर्मी। ठीक है, अगर कोई जानवर मवेशी मर गया तो आके वो खा जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो स्वच्छता बनी रहती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 जो पास करा दिया गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? क्या कहेंगे हम? आंसर क्या हुआ इसका? व्यापार और जीवन को आसान बनाना, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये दोनों को करना। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों ने ये अप्रैल में इसको पारित कर दिया है। उद्देश्य ये कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके गवर्नेंस पर। ओके, तो इसलिए जन विश्वास नाम रखा गया है। अगर इसके मुख्य चीज़ों को देखेंगे तो ये करीब 23 मंत्रालयों के द्वारा जो अलग अलग कानून जो देखे जाते हैं, तो एक तरह से 79 हाँ केंद्रीय कानूनों में संशोधन हो गया है इसी विधेयक के जरिए, और टोटल 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसमें क्या है ना, अपराधीकरण को समाप्त करने की कोशिश की गई है कई सारे अपराधों को लेकर। इसे टोटल जो 784 उनमें से 717 मतलब कई सारे प्रावधान थे जो कि अपराध जो है ना उसको मतलब वो थे कि ये अगर हुआ तो वो अपराध माना जाएगा, तो उसको अपराध से मुक्त किया गया। ओके, और क्या हुआ, सजा में भी बदलाव किया गया है बहुत सारी चीज़ों में। पहले जेल की चीज़ें थी, अगर कुछ प्रक्रियात्मक चूक हो गई, मतलब कुछ पालन करना है एक नॉर्म्स है उसमें चूक कर दी तो जेल की सजा का प्रावधान था। अब क्या है, अब आर्थिक जुर्माने की बात की गई है, ये किया गया है। और क्या है, जुर्माने जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे कि हर 3 साल में 10% की स्वतः वृद्धि होती रहेगी। तो यही है जन विश्वास बिल जो कि पारित हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप कहेंगे कौन कौन से प्रमुख कानून हैं, कानून तो बहुत सारे 79 है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर प्रमुख कानूनों की चर्चा करेंगे तो जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है 1994 का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। तो इन सब में जो है ना छोटी छोटी बातों पर जेल की सजा का प्रावधान था, उन सबको अब आर्थिक दंड के रूप में बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। ऑफर 1-2 दिन में शायद समाप्त हो जाएगा। ओके, बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।